सुधांशु ने जैसे ही स्टाफ रूम में कदम रखा, उसकी नजर लतिका पर गई, जो टेबल पर झुकी हुई कोई किताब पढ़ रही थी। वो किताब पढ़ने में इतनी डूबी हुई थी कि उसे सुधांशु के आने का पता ही नहीं चला। लतिका वैसे भी बहुत कम बोलती थी, बहुत जरूरी होता तभी बात करती थी, लेकिन ऐसा भी क्या कि कलीग्स का अभिवादन भी ना करे। गुड मॉर्निंग लतिका जी। सुधांशु ने ही आगे बढ़कर पहल की। गुड मॉर्निंग। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वो फिर किताब में झुक गई। सुधांशु को थोड़ा बुरा लगा लतिका का ये रूखापन, लेकिन तब भी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए वो बोला, आज तो लगातार 4 पीरियड हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल करवाना है। आपकी क्लास कब है? जी मेरा फर्स्ट पीरियड फ्री है, उसके बाद 3 क्लासेस हैं और फिर प्रैक्टिकल। लतिका ने बताया। किस क्लास को प्रैक्टिकल करवाना है आपको? सुधांशु ने अगला सवाल किया। सेकेंड ईयर सेक्शन बी। लतिका ने फिर छोटा सा उत्तर दिया। तब तो आपकी ड्यूटी मेरे साथ है, आज मिलते हैं क्लास के बाद लैब में। कहते हुए सुधांशु अटेंडेंस रजिस्टर लेकर क्लास में चला गया। हर पीरियड के बाद वो दूसरी क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर लेने आता तो स्टाफ रूम में दूसरे टीचर्स के साथ ही लतिका भी टकरा जाती, मगर वैसी ही उदासीन, अपने में खोई हुई। 12 बजे लंच ब्रेक में भी सभी टीचर्स स्टाफ रूम में इकट्ठा हुए तो सबकी बातों की आवाज से स्टाफ रूम गुलजार हो गया। सब साथ लाया हुआ लंच खाने लगे और सुधांशु ने कैंटीन से 2 समोसे मंगवाए। फैमिली को बुला लो अब तो। कब तक समोसे का लंच करते रहोगे? अब तो मकान भी मिल गया है तुम्हें। प्रोफेसर तिवारी ने कहा। जी। सुधांशु बस मुस्कुरा दिया। 15 दिन ही तो हुए थे उसे ट्रांसफर होकर इस शहर में ये कॉलेज ज्वाइन करके। पहले 8 दिन तो वो यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में ही रहा, मगर अब उसे खुद का मकान मिल गया था और वो छुट्टी वाले दिन अपने शहर से अपना सामान भी ले आया था। कौन कौन है परिवार में? किसी दूसरे प्रोफेसर ने पूछा। जी माँ पापा हैं और छोटा भाई है, सुधांशु ने बताया। शादी नहीं हुई? ये सवाल प्रोफेसर वर्मा का था। इससे पहले कि सुधांशु कुछ उत्तर देता, बेल बज गई। वो और लतिका उठ खड़े हुए। उन्हें सेकेंड ईयर को प्रैक्टिकल करवाना था। आज पहली बार वो लतिका के साथ प्रैक्टिकल करवा रहा था। देखते हैं ये फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रंग लाता है। हमेशा चुप चुप रहने वाली लतिका लैब में एकदम एक्टिव थी। 15 दिनों में सुधांशु ने पहली बार उसे मुस्कुराते और इतना बोलते हुए सुना था। अपनी स्टूडेंट्स के साथ वो बिल्कुल कंफर्टेबल लग रही थी। सुधांशु देख रहा था अपने विषय को लेकर उसमें कितना कॉन्फिडेंस था। अभी जैसे वो कोई एकदम दूसरी लतिका हो गई थी। उसकी स्टूडेंट्स भी उससे बहुत हिली हुई थीं। 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। लतिका ने अटेंडेंस रजिस्टर उठाया और स्टाफ रूम में आ गई। 3 बजे तक एमएससी के स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल्स भी हो गए और साइंस सेक्शन की छुट्टी हो गई। सभी स्टाफ रूम में ताला लगाकर निकल गए। सुधांशु का घर 15 मिनट की दूरी पर ही था। वो 3:30 बजे घर पहुंच गया। अब एक लंबा अकेला दिन उसके सामने खड़ा था। आते ही उसने टीवी ऑन कर दिया। आवाज़ी ही सही, कुछ चेहरे और आवाजें तो ड्राइंग रूम में गूंजती रहेंगी। कपड़े बदलकर उसने अपने लिए चाय बनाई और टीवी के सामने बैठ गया। जब तक वो कॉलेज में रहता था तब तक अपने दर्द को भूला रहता था। वो दर्द जिससे भागकर वो अपने शहर के कॉलेज से ट्रांसफर लेकर इस शहर में आया था।
लेकिन दर्द से भी क्या कभी कोई भाग पाया है? वो तो भीतर ही रहता है। यहाँ भी साथ चला आया। बस लोगों की सहानुभूति से भरी नजरें यहाँ नहीं थीं। लेकिन कब तक? जल्दी ही यहाँ के लोग भी उसके परिवार के बारे में पूछना शुरू कर देंगे और उसकी कहानी के बारे में जानकर यहाँ भी वो सबकी नजरों में सहानुभूति का पात्र बन जाएगा। किसी भी दूसरे इंसान की तरह सुधांशु भी अपने दर्द से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन ये अपने बस में कहाँ होता है। सुधांशु ने चाय का खाली कप टेबल पर रख दिया और टीवी में ध्यान लगाने लगा। उसे लतिका की याद आ रही थी। न जाने क्यों जब भी वो लतिका को देखता था उसे महसूस होता था कि जैसे उसकी खामोशी के पीछे भी एक दर्द भरी चीख है, पीड़ा का हाहाकार है। वो भीतर की दर्द भरी अशांति और शोर को भीतर ही दबाकर ऊपर से शांत बनी रहती है। विवाहिता के कोई चिन्ह नजर नहीं आते, लेकिन उम्र भी छोटी नहीं थी। 30-32 साल की तो लगती थी। तो क्या अब तक शादी नहीं हुई? क्या वजह है? क्या दर्द है उसके जीवन में? अगले 2 महीने में कई बार बीएससी और एमएससी के प्रैक्टिकल्स उसने लतिका के साथ ही करवाए। उसकी कर्तव्य निष्ठा, सब्जेक्ट में उसकी डीप नॉलेज और पढ़ाने के प्रति उसका इंटरेस्ट और डेडिकेशन देखकर वो बहुत इम्प्रेस हुआ। यही नहीं, वो एक अच्छी इंसान भी थी जो हमेशा ही सबकी मदद करने के लिए तैयार रहती थी। जाने कब सुधांशु के मन में उसके लिए एक खास जगह बन गई, खासकर तब जब कई दिनों तक सुधांशु को कैंटीन के समोसे, इडली सांभर लंच में खाते देखकर वो एक दिन उसके लिए भी सब्जी पराठे ले आई और उसके बाद रोज ही लाने लगी। सुधांशु ने संकोच से भरकर उसे बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। सुबह तो मेरे लिए माँ बनाती ही है, 2 पराठे आपके लिए भी सेक दिए तो क्या हुआ? कभी मैं खाना नहीं लाई तो आप समोसे खिला देना, हंसकर जवाब दिया था लतिका ने। सुधांशु निरुत्तर हो गया, लेकिन उसकी सहृदयता उसके मन को छू लेती। जाने कब उसके लिए मन में एक आत्मीय भावना जागने लगी थी। इस पराये शहर में एक वही तो अपनी सी लगती थी। जिस दिन वो कॉलेज नहीं आती उस दिन जाने क्यों सुधांशु को दिन भर खाली खाली सा लगता। अनजाने में ही सही, लतिका उसके दर्द पर भी हावी होने लगी थी। सुधांशु अपने दर्द से उभरना नहीं चाहता था। इस दर्द के साथ ही उसके जीवन की सबसे मीठी यादें भी जुड़ी हुई थीं। कैसी अजीब बात है, एक छोर पर असह्य पीड़ा थी उसके जीवन की, तो वहीं उसी छोर के दूसरे सिरे पर सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन उसके अकेलेपन में दर्द के साथ ही लतिका की सोच भी उसकी साथी बनती जा रही थी। वो जब दर्द में डूबा होता तब लतिका का ख्याल जैसे उसकी पीड़ा को सहला जाता, और जब लतिका के बारे में सोचता तो अनायास दर्द टीसने लगता। दिसंबर के अंत में अचानक ही एमएससी प्रीवियस की स्टूडेंट्स को पंचमढ़ी ले जाने की बात निकली। तय हुआ स्टडी टूर जनवरी के फर्स्ट वीक में ही जाया जाए, क्योंकि फरवरी में फाइनल प्रैक्टिकल होने थे। उस डिपार्टमेंट की एक प्रोफेसर को ठंड सहन नहीं होती थी, तो उन्होंने टूर ले जाने को मना कर दिया। दूसरी मैडम पर कुछ घरेलू जिम्मेदारियां थीं। अब बची लतिका, क्योंकि गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ किसी फीमेल प्रोफेसर का जाना तो जरूरी था। पुरुषों में सुधांशु और प्रोफेसर वर्मा का जाना तय हुआ। सुधांशु इस बात से खुश था कि टूर में लतिका उसके साथ जा रही है। अपने दर्द से अकेले ही जूझते जूझते अब वो थक चुका था। जीवन जैसे एक लंबी तपती सड़क थी,
जिस पर अब उसे किसी आत्मीय साथी के साथ की ठंडी छांव की दरकार थी। लेकिन उसे जरा भी पता नहीं था कि लतिका की भावनाएं उसके प्रति क्या हैं। उसका व्यवहार इतना शालीन और संयमित था कि पास होकर भी वो दूर लगती। प्रैक्टिकल्स के समय वो सहज होकर विषय पर बात करती, चर्चा भी करती, लेकिन इसके अलावा पर्सनल बातें करने का कभी कोई मौका नहीं मिलता। अब शायद टूर के बहाने वो पर्सनल जीवन के बारे में जान सके या उसके मन को टटोल सके। जाने क्यों सुधांशु को लगता था कि लतिका उसके दर्द को समझ सकती है, उसे इस दर्द से उबार सकती है। तय डेट पर लतिका, सुधांशु और प्रोफेसर वर्मा प्रीवियस की 25 छात्राओं को बस से पचमढ़ी ले गए। रास्ते में छात्राओं ने खूब मस्ती की, अंताक्षरी खेली। लतिका संयत थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। पचमढ़ी में सरकारी गेस्ट हाउस में कमरे बुक थे। लतिका के कमरे में 3 लड़कियां थीं, बाकी लड़कियां 4-4 के ग्रुप्स में दूसरे कमरों में ठहरी। सुधांशु और प्रोफेसर वर्मा एक कमरे में थे। लड़कियों ने आज तक जिन पौधों को सिर्फ किताबों में छपे चित्रों में देखा था, उन्हें नेचुरल परिस्थिति में उगा हुआ देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो गई थी। वहां ठंड बहुत ज्यादा थी, तो लॉन में गुनगुनी धूप में अच्छा लग रहा था। लतिका वहीं जाकर उन्हें पौधों के बारे में पढ़ाती गई और लड़कियां नोट्स बनाती गईं। लंच के बाद प्रोफेसर वर्मा और सुधांशु ने भी उन्हें पढ़ाया। रात में लड़कियां कैंप फायर करके नाचने गाने लगीं। एक अलाव के पास लतिका, वर्मा जी और सुधांशु कुर्सियों पर बैठ गए ताकि छात्राओं पर नजर भी रहे और उनके मनोरंजन में कोई बाधा भी ना पड़े। सुधांशु और वर्मा जी में फॉर्मल बातें चलने लगी। बातों ही बातों में प्रोफेसर वर्मा ने सुधांशु से उसके परिवार और शादी के बारे में पूछ लिया। सुधांशु पहले तो झिझका, पर फिर उसकी आंखों में नमी छलकने लगी। अपने भीतर का सारा साहस बटोरकर उसने बताया, 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी। अपनी पत्नी को मैं बहुत प्यार करता था। बहुत खुशहाल रिश्ता था हमारा और जल्दी ही हमारे प्यार की निशानी जन्म लेने वाली थी। परिवार में सभी बहुत खुश थे, इंतजार कर रहे थे उसके आने का। 3 साल पहले की बात है, बस 1 ही महीना बचा था उसके आने में और एक दिन मेरी पत्नी का पैर फिसला और वो गिर पड़ी। डॉक्टर ना उसे बचा पाए और ना हमारे बच्चे को। चली गई मेरी नन्ही बेटी भी माँ के साथ ही। भीतर का दर्द आंखों से बह निकला था। लतिका और वर्मा जी सन्न रह गए। सुधांशु के जीवन में किसी ऐसे दुख की तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वर्मा जी को बराबर अफसोस हो रहा था कि आखिर उन्होंने ये पूछा ही क्यों। उन्होंने कई बार सुधांशु से माफी मांगी। ये तो भाग्य का खेल है सर, नियति पर किसका बस चलता है। यही आकर मनुष्य विवश हो जाता है, आप दुखी मत होइए। सुधांशु ने उनसे कहा। अभी भी उसका स्वर भीगा हुआ था और आंखें नम। लतिका भी उसके दुख से स्तब्ध थी। थोड़ी देर बाद वर्मा जी सोने चले गए। लड़कियां अभी बाहर ही थीं, इसलिए लतिका और सुधांशु वहीं बैठे रहे। बहुत दुख हुआ आपके बारे में सुनकर। जिंदगी भी कैसे कैसे दर्द देती है ना। कितना मुश्किल होता है इस दर्द को लेकर जीना, समझ सकती हूं मैं। लतिका के स्वर के कंपन में किसी दर्द के एहसास ने सुधांशु को चौंका दिया। तो क्या वो भी किसी ऐसे ही दर्द से गुजरी है? बुरा ना माने तो कुछ पूछ सकता हूं? सुधांशु ने विनम्रता से कहा। जी पूछिए। लतिका के स्वर में आत्मीयता थी। जाने क्यों आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे
आप भी अपने भीतर किसी दर्द को लेकर जी रही हैं, सुधांशु ने कहा। लतिका एकदम से कोई उत्तर नहीं दे पाई, लेकिन एक अव्यक्त पीड़ा के चिन्ह उसके चेहरे पर दिखाई देने लगे, जैसे वो संघर्ष कर रही हो अपने आप से कि कहे या ना कहे। उसकी आंखों में नमी थी और माथे पर इस ठंड में भी पसीना आ रहा था। कुछ देर तक वो हाथों की उंगलियों को आपस में मरोड़ती रही। फिर उसने कहना शुरू किया, मेरे जीवन में भी बसंत आया था, जब मन में प्रेम की कोमल कलियां मुस्कुराने लगी थी। जीवन लता पर नन्ही हरी कोपलें खिलने लगी थी। हमारी आंखों में भविष्य के सपने सजने लगे थे। जीवन एक ऐसे हरे भरे बाग जैसा लगता था जिसमें वसंत के आगमन से रंग बिरंगी फूल खिलने लगते हैं। मन में हर समय बसंत की महक छाई रहती। खुमारी में डूबा रहता मन, महुए की मादक मिठास में खोया रहता। लतिका ने गहरी सांस ली। उसका स्वर कांप गया, गला भर आया था उसका। सुधांशु उसके दर्द को अपने भीतर महसूस कर रहा था। इस पीड़ा के सहयात्री थे दोनों। कुछ क्षण बाद लतिका ने फिर कहना शुरू किया, मगर बसंत बीत गया। कश्मीर की वादियों में आतंकवादियों से लड़ते हुए झर गया। 4 मिलिटेंट्स को मारकर खुद भी। और बसंत के बीत जाने के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है। जीवन में सब कुछ झुलस गया। जीवन जेठ की तपती दोपहरी सा जल गया। आगे उसके बहते आंसू उसके दर्द की कहानी कहते रहे। जीवन की सुगंध, सारे रंग बसंत के साथ ही चले गए। रह गया एक रेगिस्तान, जिसमें ना हरियाली थी ना रंग। बस तपती रेत पर बसंत के बीत जाने के बाद उसकी निशानी के रूप में सूखे निर्जीव तिनके बचे रह गए थे। वे तिनके जो रात दिन दिल में चुभते रहते थे। अगले 3 दिन वो लोग हांडी खो, पांडव गुफा, चौरागढ़ पर छात्राओं को ले गए। प्राकृतिक परिवेश में उन्हें पढ़ाया और फिर ढेर सारे स्पेसिमेन इकट्ठा करके लौट आए। जीवन फिर उसी ढर्रे पर चलने लगा। दिन भर कॉलेज और शाम को अकेलापन। परीक्षाओं के समय व्यस्तता बढ़ गई और फिर छुट्टियां शुरू हो गई। सुधांशु और लतिका में बस काम को लेकर औपचारिक बातें ही होती, लेकिन उनमें भी अपनेपन का एक पुट होता था, क्योंकि दोनों ही दर्द की संवेदनाओं को समझते थे। छुट्टियों में सुधांशु घर चला गया, लेकिन पुरानी यादें और दर्द फिर सालने लगा। जीवन की तरह जब मौसम में भी गर्मी की तपन बढ़ने लगी, तो सुधांशु का दर्द किसी कंधे के सहारे के लिए ललकने लगा। दर्द की लू जब मन को छू जाती, तो किसी छांव के लिए मन तरसने लगता। उसे लतिका की याद आती। क्या उसे किसी छांव की जरूरत नहीं है? क्या लतिका को किसी छांव की तलाश नहीं है? बसंत के बीत जाने के बाद, फूलों के झड़ जाने के बाद, शेष बचे नुकीले कांटों और सूखे तिनकों की चुभन से क्या वो त्रस्त नहीं हुई? छुट्टियां खत्म होने पर जब कॉलेज दोबारा खुल गए, तब सुधांशु लतिका से मिलने की बेचैनी में आधा घंटा पहले ही कॉलेज जा पहुंचा। अब उसका आधा दिन तो कम से कम अच्छा गुजरता। मौसम भी बदल गया था और बारिश शुरू हो गई थी। सुधांशु सोचता, धरती का मौसम बदल जाता है, गर्मी के बाद सावन आ जाता है, लेकिन दर्द के मौसम क्या कभी नहीं बदलते? दर्द के मौसम क्या जीवन में कभी नहीं बीतते? क्या वे जीवन भर तपते ही रहते हैं? एक दिन प्रैक्टिकल में लतिका और सुधांशु की साथ में ड्यूटी थी। प्रैक्टिकल समय से थोड़ी देर तक चला। बाद में फाइलें चेक करते हुए दोनों को देर हो गई। लैब असिस्टेंट उस दिन छुट्टी पर था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सुधांशु आज कुछ निश्चित करके आया था। उसने अचानक कहा,
लतिका लतिका चौंक गई, क्योंकि सुधांशु उसे हमेशा लतिका जी कहता था, लेकिन सुधांशु ने आज बिना किसी भूमिका के कहना शुरू किया। हम दोनों के ही जीवन से बसंत बीत चुका है और हम अपने भीतर गर्मी का ताप सह रहे हैं। ये सच है कि बसंत के बीत जाने के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है, लेकिन ये भी सच है कि एक दिन ग्रीष्म के बीत जाने के बाद सावन भी आता है। धरती सावन का स्वागत कर उसमें भीग जाती है, ग्रीष्म का ताप भूल जाती है। क्या हमारे जीवन में भी सावन नहीं आ सकता? क्या हम ग्रीष्म को विदा कर सावन का स्वागत नहीं कर सकते जीवन में? सुधांशु ने आगे कहा, मैं बसंत की तरह तुम्हारे जीवन में रंग बिरंगे फूल भले ही ना खिला पाऊं, लेकिन सावन बनकर थोड़ी हरियाली की सुकून भरी ठंडक तुम्हारे तपते मन को दे पाऊं, थोड़ी छांव तुमसे पालूं। क्या ये अधिकार दोगी मुझे तुम? बोलो लतिका। सुधांशु की आवाज में एक दर्द भरा आग्रह था, आंखों में एक प्यार भरी विनती थी। लतिका अब पलक उसे देखती रही। उसका दिल धड़क रहा था, भीतर कुछ घुमड़ रहा था, मगर होठों पर चुप्पी थी। लेकिन उसके तपते मन को भी तो ठंडी फुहारों की शीतलता की जरूरत थी। तभी सुधांशु ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। क्या हम इस दर्द को बांट नहीं सकते? क्या हम एक दूसरे को थोड़ी सी छांव नहीं दे सकते? थोड़ी सी हरियाली, थोड़ा ठंडापन नहीं दे सकते? कल घर आकर मम्मी पापा से बात कर लीजिएगा, कहते हुए लतिका ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों की आंखें नम थीं, मगर होठों पर मुस्कुराहट थी। बाहर सावन जोरों से बरस रहा था और तपती धरती उसकी शीतल फुहारों से भीगती जा रही थी।